नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमारी ये क्लास बहुत मैराथन क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी और ये क्लास आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से लर्निंग में से सवाल नहीं आते हों। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लर्निंग टॉपिक है, अधिगम जो हमारा टॉपिक है साथियों, इस अधिगम टॉपिक ये अधिगम टॉपिक सब टॉपिकों का आधार है। यानी कि आपको यदि अधिगम समझ में आएगा तो आप बहुत बेहतर अच्छे ढंग से अन्य जो टॉपिक है उनको कर सकते हो। तो हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं आपको क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम संवेदी और पेश अधिगम क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बने रहें मेरे साथ अंत तक। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूले। साथियों, एक बात और, ये जो मेरा वीडियो है ये आप के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको जहां जहां समस्या है उन समस्याओं के बारे में मुझे पता है। और वो समस्याएं आपकी क्या है? आपकी समस्याएं हैं कि प्रतिक्रिया और अनुक्रिया में क्या डिफरेंस है। कहीं पर तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में जो है प्रतिक्रिया लिखा मिलता है, कहीं अनुक्रिया मिलता है। तो वहां पर आपके कंफ्यूजन जो है उन सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। अनुक्रिया किसे कहेंगे, प्रतिक्रिया किसे कहेंगे, उद्दीपक किसे कहेंगे, प्रेरक किसे कहेंगे, अभिप्रेरक किसे कहेंगे, अभिप्रेरक प्रेरक एक है कि अलग अलग है, सभी पर विस्तार चर्चा होगी। तो आप अंत तक बने रहे मेरे साथ। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान का अधिगम। अधिगम को साथियों हम लर्निंग कहते हैं, लर्निंग। अब अधिगम जो है सीखने को कहा जाता है। अधिगम शब्द से हमारा परिचय पहली बार बीएड में होता है या एसटीसी में होता है। तो अधिगम का अर्थ सामान्य रूप से सीखना होता है। क्या हर देखा हुआ ज्ञान या पढ़ा हुआ ज्ञान अधिगम कहलाता है या सुनी हुई बातें अधिगम कहलाती है? नहीं दोस्तों। अधिगम किसे कहेंगे? अधिगम एक विद्वान हुए हिलगार्ड। हिलगार्ड ने बताया कि व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो व्यवहार में परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। केवल और केवल व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। मैं आपको बता दूं, व्यवहार सीखने के बाद अधिगम का अर्थ होगा सीखना, और सीखने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या बदलेगा? व्यवहार में परिवर्तन। जैसे ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, ये व्यवहार में परिवर्तन हिलगार्ड महोदय कहते हैं 3 प्रकार से प्रदर्शित होता है। और 3 प्रकार से प्रदर्शित कैसे होगा? सबसे पहला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होता है साथियों स्थायी परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्थायी भी, अपेक्षाकृत स्थायी भी होता है, स्थायी भी होता है और अस्थायी भी परिवर्तन होता है। लेकिन साथियों अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे, स्थायी परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहेंगे। तो फिर हम अधिगम किसे कहेंगे? केवल और केवल अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? अपेक्षाकृत वर्ड ही क्यों यूज किया गया, या इसकी जगह एक शब्द आता है तुलनात्मक रूप से, तो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? बिल्कुल, अधिगम की परिभाषा के लिए, अधिगम की परिभाषा मैं बताऊंगा आपको रटना नहीं, आप रटते हो। मैं बताता हूं अधिगम कहते किसे हैं। मित्रों, अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन है ये परिवर्तन 2 प्रकार से प्रदर्शित होता है।
प्रदर्शित नहीं, दो प्रकार से होता है। पहला होता है अनुभव से और दूसरा होता है अभ्यास से। यानी कि व्यक्ति दो ही बातों से सीखता है, एक अनुभव से और दूसरा अभ्यास से। अब दो ही बातों से व्यक्ति सीखता है। याद रखना, जिंदगी में यदि कोई बालक सीखता है तो एक अनुभव से और दूसरा अभ्यास से सीखता है। साथियों, अनुभव, एक्सपीरियंस अनुभव क्या है? जैसे किसी बालक ने गर्म वस्तु को छू लिया, अब वो गर्म वस्तु उस बालक ने यदि छू ली तो दोबारा उस वस्तु को कभी हाथ नहीं लगाएगा। यदि हम उस बालक को किसी, जैसे मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती को वो बालक पकड़ने लगता है, यदि हम उस बालक को मना करते हैं बेटा इसको मत पकड़, तो बालक निश्चित रूप से उसको पकड़ेगा, क्योंकि बच्चे में नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। लेकिन यदि मना करने पर भी उसका हाथ वहां पर लग जाता है और जल जाता है तो बच्चे को एक्सपीरियंस प्राप्त हो जाता है, बच्चा उस वस्तु को नहीं छुएगा। इसलिए अनुभव, उस बच्चे ने जिसने गर्म वस्तु को छुआ, अनुभव प्राप्त किया, इससे उसको लर्निंग हुई। तो अनुभव किससे हुआ? छुआ किससे? हाथ से। हाथ त्वचा है तो ज्ञानेंद्रियां हैं। याद रखें मित्रों, अनुभव किससे होगा? ज्ञानेंद्रियों से। अब ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो यहां पर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों से जो बालक अनुभव प्राप्त करता है या जो व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, साथियों उसे संवेदी अधिगम कहा जाता है। संवेदी अधिगम कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? संवेदी अधिगम। दूसरा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये भी सुना होगा। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभ्यास व्यक्ति के ज्ञान को स्थायी बनाता है। तो यहां पर जब बालक जैसे साइकिल चलाना पहली बार सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, उठता है, तो यहां पर वो प्रैक्टिस करता है और अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। यदि किसी बालक को तैरना नहीं आता और हम उठा करके पानी में गिर देते हैं तो वो डूब जाएगा। उसकी प्रैक्टिस होती है तैरने की। बालक तैर करके सीखता है और फिर तैरना सीख जाता है। तो यहां पर जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा सीखता है। तो अभ्यास किससे होगा? हाथ से, पैरों से। तो यहां पर हाथ पैर क्या है? कर्मेंद्रियां हैं, इसलिए अभ्यास कर्मेंद्रियों से होगा। तो अभ्यास द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो लर्निंग होगी, जो अधिगम होगा, साथियों उसको पेशीय अधिगम कहते हैं। पेशीय अधिगम, यहां पर क्या कहेंगे इसको? पेशीय अधिगम। तो अनुभव और अभ्यास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक अनुभव से और दूसरा अभ्यास से। अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को संवेदी अधिगम कहा जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ये श्रवणेंद्रियां हैं। तो सुनना, बोलना, मैं बोल रहा हूं, यहां पर भी माइंड का उपयोग हो रहा है और जिह्वा काम आ रही है। सुनना, बोलना, तर्क करना, पढ़ना। मित्रों, पढ़ना माइंड से होता है और पढ़ना क्या हो जाएगा? संवेदी अधिगम का उदाहरण है। अब यहां पर पढ़ना, सुनना, बोलना, तर्क करना, ये सभी के सभी संवेदी अधिगम के उदाहरण है। साथ में पेशीय अधिगम। पेशीय अधिगम किसे कहेंगे? जैसे यहां पर पढ़ना था, पढ़ना ज्ञानेंद्रियों से आंखें काम आती है, जबकि लिखना हाथ काम आएंगे। प्रैक्टिस, लिखना, तैरना, घुड़सवारी करना, बिल्कुल जिसमें भी प्रैक्टिस हो, सभी के सभी पेशीय अधिगम के उदाहरण होंगे, और जिसमें माइंड का उपयोग हो वो संवेदी अधिगम के उदाहरण होंगे। यहां पर जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, वहां पर बिल्ली
प्रयास करती है मछली के टुकड़े को प्राप्त करने का, तो क्रिया करके और लीवर का संचालन करना सीख जाती है, खटके को दबाना सीख जाती है, दरवाजा ओपन करना सीख जाती है। वहां पर अभ्यास पर बल दिया गया और वहां पर उसे पेश या अधिगम कहा जाता है, क्योंकि विशेष रूप से उस पर अभ्यास पर बल दिया गया। दूसरी बात, ये तो था अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, अनुभव से और अभ्यास से। स्थायी परिवर्तन, दूसरा स्थायी परिवर्तन। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि अधिगम की परिभाषा क्या बनेगी। बिल्कुल आप रटते हो, अब देखना। अनुभव और अभ्यास द्वारा, अनुभव और अभ्यास द्वारा जब व्यक्ति सीखता है तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार में दक्षता उत्पन्न होगी। तो अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही साथियों अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। एक बार पुनः सुने, अनुभव से और अभ्यास से व्यवहार की दक्षता में क्या बदलेगा, मानव का व्यवहार। तो व्यवहार की दक्षता में या निपुणता में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसा होगा, अपेक्षाकृत स्थायी। यानी कि अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यह हमारी अधिगम की परिभाषा हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन की। साथियों, स्थायी परिवर्तन में एक उदाहरण आता है परिपक्वन। बिल्कुल आरटेट 2012 परिपक्वन, मैं खुद ने दिया था, ये सवाल आया था वहां पर। परिपक्वन का से इंग्लिश में एक वर्ड आता है मैच्योरेशन। परिपक्वन यानी मैच्योरेशन। परिपक्वन क्या है? परिपक्वन का संबंध सामान्य नैसर्गिक रूप से शारीरिक वृद्धि से होता है। यानी कि परिपक्वन का संबंध शरीर के आकार में वृद्धि से होता है। यहां पर यह परिवर्तन वृद्धि से जुड़ा हुआ है, शारीरिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। और एक बार शरीर के अंगों की यदि वृद्धि हो जाए तो वो पुनः वापस नहीं होती। जितनी एक बार हाइट बढ़ गई, मनुष्य की हाइट उतनी ही रहती, पूरी जिंदगी भर वो खूब चलता है, फिर भी 1 इंच भी हाइट उसकी कम नहीं होती है। ये परिवर्तन स्थायी होता है। यदि ये स्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता, क्योंकि अगर स्थायी परिवर्तन अधिगम होता तो व्यक्ति किसी बात को भूलता ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी मेमोरी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है। तो यहां पर जो परिपक्वन है, ये परिपक्वन स्थायी परिवर्तन में एक उदाहरण आता है, आप याद रखना। और परिपक्वन का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, परिपक्वन को अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। तीसरी बात, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन किसे कहेंगे, सॉरी अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन किसे कहेंगे? शरीर में होने वाले वे परिवर्तन जो कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ दिन और कुछ घंटे स्थिर रहे, बाद में मनुष्य का व्यवहार अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर ले, तो ऐसे अधिगम को साथियों अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। अधिगम को नहीं, ऐसे परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं। एक बार क्या हुआ कि हम 5-4 दोस्त बैठे हुए थे, मेरे एक मित्र का फोन आया कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो उसने शराब पी रखी थी, और शराब पी रखी तो बोला, रामफल नाम था उसका, बोलो गुरुजी मेरे को 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा 10,000 रुपए चाहिए, भाई ले जाना। गुरुजी 10,000 रुपए चाहिए मुझे। मैं बोला भाई तू ले जाना, सुबह ले जाना। नहीं मैं अभी आऊंगा। अरे भाई अभी मत आ, सुबह ले जाना। क्योंकि उसका परिवर्तन ऐसा होता है। अब वो जैसे शराब का नशा उतरेगा, भाई आप, मैं फोन किया भाई ले जा, सुबह फोन किया, मित्र था, मैंने कहा भाई ले जा इसको, पैसे को तुमने कहा था कि पैसे उधार चाहिए 10,000, रामफल आ जा और पैसे ले जा। अरे सर उतर गई शराब। अरे सर मैंने कब कहा 10,000 रुपए की? अरे भाई शाम को तुमने फोन करके कहा था। बोल नहीं सर मैंने तो नहीं कहा। यानी कि वो परिवर्तन कैसा था, क्षणिक था। जैसे दूसरा उदाहरण, ये तो है मादक पदार्थ। यानी कोई भी मादक पदार्थ हो, मादक पदार्थ से तात्पर्य साथियों नशीले पदार्थ से है, शराब आदि कोई भी नशीला पदार्थ, ड्रग्स वगैरह, इनसे यदि मनुष्य का व्यवहार बदलता है तो ये अस्थायी परिवर्तन के उदाहरण होंगे। दूसरी बात,
मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य, मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी? भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, विश्राम है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है, इन मूल प्रवृत्तियों के कारण भी यदि मनुष्य का व्यवहार बदलता है, जैसे भूख लगी, भूख लगने पर व्यक्ति विचलित होता है, क्रियाशील होता है, भोजन प्राप्ति की कोशिश करता है, तो वहां पर मूल प्रवृत्ति के कारण भी व्यवहार बदलता है। भूख लगने के कारण, प्यास लगने के कारण, थकान होने के कारण, तो ये मूल प्रवृत्ति के कारण भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं, हम भोजन खा लेते हैं, तो मनुष्य का व्यवहार अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। ये क्षणिक होते हैं, भोजन खाया, भूख समाप्त, तो ये परिवर्तन कैसे कहलाएंगे साथियों? जो है अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। अब जैसे मान लो मानसिक विकार, मानसिक विकार के अंतर्गत जैसे चिंता है, कुंठा है, भग्नाशा है, ये जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं व्यक्ति में, तो ये मानसिक विकार के कारण जो मनुष्य का व्यवहार बदलता है, जैसे चिंता हुई, चिंता व्यक्ति की समस्या केंद्रित होती, कोई समस्या होती तब चिंता होगी, जैसी समस्या का समाधान होगा चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता ऐसा तो कहती नहीं कि मैं आपके पास ही रहूंगी, जाऊंगी नहीं, चिंता समस्या का समाधान होते ही समाप्त हो जाती है। भग्नाशा है, आशाओं का छिन्न भिन्न हो जाना, भग्नाशा में ज्यादा दिन व्यक्ति रहेगा तो फिर अवसाद का रूप चला जाता है, बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन भग्नाशा, कुंठा, ये छोटे छोटे मानसिक विकार ही क्षणिक होते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद समाप्त हो जाते हैं अधिक से अधिक। तो ये भी क्या है? अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। तो मादक पदार्थ, मूल प्रवृत्तियां, मानसिक विकार, चिंता, कुंठा, भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन आदि जो भी अस्थायी हो, जो जिनके कारण व्यवहार बदला है, जैसे दवाई, मान लो किसी बालक ने दवाई खाई, दवाई का नशा होता है, आदमी को नींद अधिक आती है, व्यवहार बदलता है, स्वस्थ होने पर वैसा ही हो जाएगा। तो दवाई है, ये भी अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत आती है। बीमारी है, थकान होने के कारण, ठीक है, तो ये सभी अस्थायी परिवर्तन में। एक बार पुनः देखिए आप, सबसे पहला अधिगम किसे कहेंगे? अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही साथियों अधिगम कहलाता है। दूसरी बात, अपेक्षाकृत जो स्थायी जो परिवर्तन है, ये 2 प्रकार से होता है, एक अनुभव से और दूसरा अभ्यास से। अनुभव से जो हम सीखते हैं, तो अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को संवेदी अधिगम कहते हैं, जैसे सुनना, बोलना, तर्क करना, पढ़ना, ये सभी संवेदी अधिगम के उदाहरण है। दूसरा, अभ्यास द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से होने वाले अधिगम को पेशी अधिगम कहा जाता है, जैसे लिखना, तैरना, घुड़सवारी करना आदि, जिसमें प्रैक्टिस हो। सभी के सभी किसके उदाहरण होंगे? जो है अभ्यास के। इसके बाद, और पेशी अधिगम के होंगे, इसके बाद आता है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन में एक उदाहरण आता है परिपक्वन, और परिपक्वन यानी मैच्योरेशन का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, इसे हम अधिगम नहीं कहते। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अस्थायी जो परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन जो होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ घंटे मानव व्यवहार बदलता है, फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। मादक पदार्थ है, शराब आदि नशीले पदार्थ है, मूल प्रवृत्तियां हैं, मानसिक विकार है, थकान है, तो ये सभी अस्थायी परिवर्तन में आते हैं। तो हम अस्थायी परिवर्तन को लर्निंग नहीं कहेंगे, हम स्थायी परिवर्तन को भी लर्निंग नहीं कहेंगे, बल्कि केवल और केवल अधिगम किसे कहेंगे? हम अनुभव से और अभ्यास से होने वाले व्यवहार में जो परिवर्तन है उन्हें अधिगम कहेंगे। साथियों, ये सवाल आता है, निम्न में से अधिगम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या अधिगम कहते हैं? तो आएगा आपके कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन आता है कि अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बिल्कुल 100% राइट होगा। अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप होने वाला जो है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में इस प्रकार के सवाल नहीं होते, केवल व्यवहार परिवर्तन दिया होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाता है। बिल्कुल। अब हम देखते हैं, ये तो था
संवेदी और पेशी अधिगम और अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा बनी कैसे? विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो विद्वानों की परिभाषाओं पर मैं सामान्य रूप से चर्चा करूंगा, क्योंकि परिभाषाओं का कोई अंत नहीं होता। महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं मैं आपको उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। तो परिभाषाओं के यदि क्रम में हम देखें तो अधिगम की जो परिभाषा है, सबसे पहला, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य करने की प्रक्रिया है। मैं आपको मौखिक बता देता हूं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर का मतलब जैसे जैसे लर्निंग होगी, बच्चे का माइंड बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जिंदगी में समायोजन करता है साथी। तो यहां पर अधिगम क्या उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? स्किनर महोदय ने। महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। बिल्कुल नई नॉलेज और नवीन अनुक्रिया, नया रेस्पॉन्स, जिंदगी में हम अनुभव प्राप्त करते हैं, नए तरीके से हर बार काम करते हैं, तो नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम कहलाता है। ये बात साथियों वुडवर्थ ने कही। तो अब हम बात करते हैं, ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी। अब हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा की। तीसरी परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर अपना व्यवहार अर्जित करता है। ये बात जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में भी कही। तो यहां पर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड कहता है। ये बात कौन कहता है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन होता है, उसे भी हम अधिगम कहेंगे। चौथी जो परिभाषा महत्वपूर्ण है कि आदतों, हैबिट, ज्ञान, नॉलेज, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही, जो हमारी मनोवृत्ति है, धारणा है, पूर्वाग्रह है, उनका अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। क्रो एंड क्रो वापस सुने, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट, ये अधिगम की कुछ परिभाषाएं थी। मूल परिभाषा बनी कैसे वो हमने चर्चा कर ली। हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, अधिगम प्रक्रिया के सोपान। बिल्कुल नेक्स्ट बिंदु है अधिगम प्रक्रिया के सोपान। अधिगम प्रक्रिया के क्या सोपान है, क्या चरण है? साथियों, अधिगम प्रक्रिया के सोपान के अंतर्गत सबसे जो पहला सोपान आता है, पहला चरण आता है, जैसे मान लो सीखता है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहला चरण क्या होगा? सबसे पहले मोटिव होना चाहिए, अभिप्रेरक होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के सोपान में सबसे पहले अभिप्रेरक यानी कि मोटिव यानी कि अभिप्रेरक कह दो, प्रेरक कह दो, एक ही बात है, मोटिव। यहां पर सबसे पहला होगा मोटिव। दूसरा, व्यक्ति जब मोटिवेट होता है आंतरिक और बाह्य रूप से, तो व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। क्या करता है साथियों? विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रेस्पॉन्स। दूसरा पॉइंट होगा विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, वेरियस रेस्पॉन्स करता है। और जब विभिन्न अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है लक्ष्य के प्रति, तो बाधाएं बहुत आती हैं, बैरियर आते हैं। क्या आते हैं साथियों? बैरियर। तो हमारा नेक्स्ट होगा बैरियर, बाधाएं। बाधाएं आती, बैरियर आते हैं। और जब व्यक्ति सफल प्रयत्न करता है तो व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है। बाधाएं आती है, सफल प्रयत्न करने पर पुनर्बलन मिलता है। सफल प्रयत्न, पुनर्बलन मिलता है, व्यक्ति को फीडबैक मिलता है। अभिप्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रेस्पॉन्स, अवरोध, पुनर्बलन, सफल प्रयत्न, पुनर्बलन, सफल प्रयत्न और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेगा व्यक्ति? लक्ष्य। बिल्कुल यहां पर आप देखें, अभिप्रेरक, ये सोपान है, चरण है। अभिप्रेरक होगा, वेरियस रेस्पॉन्स होंगे। इसके बाद जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश करता है तो बाधाएं आती है। बाधाएं आने पर सफल प्रयास करने पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। यहां पर उल्टा हो गया, ये पहले पुनर्बलन आएगा, व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है कोशिश करने पर, पुनर्बलन। जैसे ही
पुनर्बलन मिलेगा, उसके बाद व्यक्ति विभिन्न सफल प्रयत्न करता है, सफलता की ओर प्रयास करता है, सफल प्रयत्न, और अंत में व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेता है, गोल प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो ये अधिगम प्रक्रिया के सोपान थे। साथियों, सवाल कई बार आया हुआ भी है, सवाल पूछा हुआ है कि अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है। सवाल महत्वपूर्ण है, अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम। तो लर्निंग का तार्किक क्रम क्या है, बिल्कुल याद रखें इसको। क्रम वही परीक्षा में पूछता है, तो तार्किक क्रम क्या होगा। सबसे पहला आवश्यकता, तार्किक क्रम में सबसे पहला आवश्यकता यानी कि नीड्स। क्या होगा साथियों, नीड्स। सबसे पहला नीड्स, व्यक्ति को आवश्यकता होती है। आवश्यकता के बाद व्यक्ति तत्पर होता है, तत्परता, 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 रेडनेस होती, तत्परता होती है। और तत्परता के बाद स्थिति, स्थिति क्या रहती है, यानी कि वातावरण क्या रहता है। एक तरह वर्ड आता है स्थिति, यहां पर स्थिति के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, सबसे पहले नीड्स, तत्परता, स्थिति, और साथियों चौथा है समायोजन, परिवर्तन। समायोजन, और पांचवा है परिवर्तन। तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। स्थिति के बाद क्या होगी, अंत्यक्रिया। बिल्कुल यहां पर होगी अंतःक्रिया। देखिए आप एक बार पुनः, सबसे पहले नीड से व्यक्ति को, मान लो आपको नौकरी प्राप्त करने की आवश्यकता है, नीड से आप तत्पर हुए, भर्ती आई, तत्पर होने की स्थिति में सिचुएशन बनी, स्थिति पर आपने प्रयास किया, पर जैसे आपको आवश्यकता है आप तत्पर हुए, वातावरण बना, स्थिति बनी, और आपकी अंत्यक्रिया हुई, और अंत्यक्रिया के बाद आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो। तो यहां पर तार्किक क्रम होगा आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। इसके बाद एक सवाल और बहुत बेहतरीन बनता है, अधिगम प्रक्रिया के में सही क्रम। अधिगम प्रक्रिया में सही क्रम क्या है, लर्निंग में सही क्रम क्या है। कई तरीके से पूछता है वो सवाल। तो सही क्रम यदि आपसे पूछे, सही क्रम, तो आप कैसे करोगे अधिगम प्रक्रिया में सही क्रम। सही क्रम में सबसे पहला आप क्या करोगे, सबसे पहला आएगा सही क्रम में प्रेरक, मोटिव, प्रेरक, मोटिव। दूसरा सही क्रम के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा जो है लक्ष्य। क्या आएगा, लक्ष्य। और लक्ष्य के बाद व्यक्ति क्या करता है, समायोजन करता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लक्ष्य के लिए नहीं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समायोजन करता है व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से, और समायोजन के बाद व्यक्ति परिवर्तन को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता है। तो यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि सही क्रम क्या है अधिगम का, तो क्रम के अंतर्गत आप करोगे प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। और यदि आपसे पूछा जाए कि तार्किक क्रम क्या है, तो आप यही क्रम रखना, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। और यदि अधिगम प्रक्रिया के सोपान की बात करें तो सबसे पहला सोपान आता है अभिप्रेरक, मोटिव, विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रेस्पॉन्स, बैरियर बाधाएं, पुनर्बलन, फीडबैक और सफल प्रयत्न, और अंत में लक्ष्य। तो साथियों हमने चर्चा की अधिगम प्रक्रिया के सोपान की। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं की। अब हम बात करेंगे अधिगम की क्या विशेषताएं। विशेषताएं बहुत सारी दोस्तों, मैं आपको लगभग सभी विशेषताएं बताऊंगा। परीक्षा में संभवतः इसी में से सवाल हर बार आता है, जहां पर भी मैं पढ़ाता हूं। तो आप देखें विशेषताएं। सबसे पहला अधिगम की विशेषताएं, और विशेषताओं में विशेषताओं के अंतर्गत हम यदि बात करें तो विशेषताओं में क्या आएगी, पहली कि अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बात सही है बिल्कुल। तो पहली विशेषता तो यही हो गई। दूसरी विशेषता कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है।
अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है। ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम के संदर्भ में अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, स्किनर ने कहा यदि लर्निंग करनी है तो बेस्ट रास्ता है मोटिवेशन। तो यहां पर अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है, ये भी विशेषता हो जाएगी। दूसरी, अधिगम चेतन, अचेतन तथा अवचेतन या अर्धचेतन, अर्धचेतना, चेतन, अचेतन, अवचेतन या अर्धचेतना मन की तीनों स्थितियों में होता है। मन की तीनों स्थिति तात्पर्य यहां पर चेतना के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तीनों स्थितियों में व्यक्ति सीखता है। अभी मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये आपकी चेतन अवस्था है। इससे पहले हमने जो है अधिगम, संवेदी और पेशीय पढ़ा, वो आपकी अर्धचेतना, अवचेतना में चला गया। अवचेतना से तात्पर्य साथियों कि ऐसे विचार जो चेतना से ठीक नीचे हो, जो याद करने पर तुरंत याद आ जाए, अवचेतना की स्थिति कहलाती है। परीक्षा में आपके कई बार अवचेतना की स्थिति बनती है। संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, इसका विस्तार के लिए आप इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अचेतन, ये फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये मेरा वीडियो अलग से डला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो मैं आपको अवचेतना बता रहा था, ये अर्धचेतना। जैसे पेपर देने गए, पेपर के अंतर्गत एक सवाल आया जो हमें बहुत अच्छी तरह आता था, लेकिन हमारे स्मरण नहीं हो रहा है, और स्मरण नहीं होने के कारण हम प्रयास करते हैं कि याद आ जाए, और हमारे मन में ऐसा था कि अभी आया नहीं आया, आया नहीं आया। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन जो होता है वो उस समय याद नहीं आता, ऐसा लगता है बिल्कुल हमने वहां पढ़ा था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, अवचेतना या अर्धचेतना कहते हैं। ऐसी स्थिति में, और जैसे गेट के बाहर पेपर देकर आए तुरंत याद आता है, हमारे चेतना में आ जाता है। तो यहां पर लर्निंग चेतना, अचेतन और अर्धचेतन तीनों स्थिति में होती है। और नेक्स्ट बात, अधिगम बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये नोटिस करें। अधिगम जो प्रक्रिया जो है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। बिना सक्रिय प्रक्रिया के, सक्रिय रहे अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु, अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। अधिगम प्रक्रिया है, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, परिणाम नहीं। बिल्कुल राइट है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है, निरंतर चलता है, एंडिंग नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। परिणाम नहीं, एंड नहीं है लर्निंग। ये परिभाषा उसमें देता है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम परिणाम है, प्रक्रिया नहीं, ऐसा देता है वो, ध्यान रखना। अधिगम परिणाम है, परिणाम नहीं है, प्रक्रिया है। या तो ऐसा आएगा, या अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं, ऐसा आता है, परिणाम नहीं। इसके बाद नेक्स्ट, अधिगम समायोजन है। समायोजन है यानी कि जितना हम लर्निंग करते हैं जिंदगी में, उतना ही हम समायोजन अधिक करते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। साथ में अधिगम बुद्धि और रुचि और प्रेरणा से संबंधित है। अधिगम बुद्धि, रुचि व प्रेरणा, बिल्कुल अधिगम बुद्धि से संबंधित है। लर्निंग बुद्धि के हिसाब से होती है, बुद्धि का होना, इंटेलिजेंस का होना अनिवार्य है। रुचि, इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। और साथियों मोटिवेशन तो बहुत ही अनिवार्य है, सर्वोच्च राजमार्ग है। तो यहां पर बुद्धि, रुचि और प्रेरणा से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। साथियों अधिगम जो है कि 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। कंटिन्यूअस होता है, निरंतरता व सार्वभौमिकता। सत्य असत्य का ज्ञान होता है हमको। सार्वभौमिकता, अधिगम प्रक्रिया की 2 प्रमुख विशेषताएं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। इसके बाद अधिगम विकासात्मक है। अधिगम
विकासात्मक है। बिल्कुल, लर्निंग विकास करता है, संवेगात्मक, मानसिक, सभी प्रकार से व्यक्ति का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से विकास होता है, तो अधिगम विकासात्मक है। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करें, अधिगम कठिन से सरल की ओर होता है। अधिगम प्रक्रिया कठिन से सरल की ओर, आप उल्टा समझते हो, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर शिक्षण के सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं। अधिगम कठिन से सरल की ओर होता है, यानी कि जो कंटेंट है वो पहले कठिन होता है हमारे लिए और सीखने के बाद सरल हो जाता है। जैसे संवेदी और पेशी अधिगम आपको नहीं आते थे, आज पढ़ने के बाद आपको आ गए, तो अधिगम प्रक्रिया हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। अधिगम अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, अधिगम सदैव उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य से पूर्ण होती है, यानी कि उद्देश्य के बगैर हम कोई काम नहीं करते, लक्ष्य केंद्रित होती है। अधिगम कोई कोई लक्ष्य होता है, बच्चे का लक्ष्य होता है खेलना, लर्निंग कर रहा है किसी बात पर, खेल करके भी तो भी उसका लक्ष्य होता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य से पूर्ण होती है। साथियों, अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अधिगम लक्ष्य, अधिगम का जो मुख्य आधार है, यानी सीखने का मुख्य आधार, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सीखने का जो मुख्य आधार है, अधिगम का मुख्य आधार लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, यानी जितनी उत्कृष्ट इच्छा होगी उतने अधिक लर्निंग होगा। यहां पर अधिगम की हमने ये विशेषताएं देखी, बहुत सारी विशेषताएं और भी। मेरी पुस्तक चलती प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, अब जैसे लॉकडाउन खुले आप खरीद सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल नया एडिशन है। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, आपके पास 2017-18 वाली जो पुस्तक है उसमें काफी चेंजेस किए हैं, क्योंकि अधिगम असमर्थता का जो पार्ट है, लर्निंग डिसऑर्डर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से 2 या 3 सवाल हर बार आते हैं, पिछली बार भी आए थे, इसलिए उसमें काफी चेंजेज हैं। साथ में उसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं, जो पेपर आता है एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के आधार पर, मैंने उस आधार पर उस पुस्तक को तैयार किया है। बहुत शानदार कंटेंट है, आप उसको मार्केट में जाएं और दूसरी पुस्तक को रख करके सामने और उससे तुलना करें। पूरे राजस्थान में आप कहीं किसी भी पुस्तक से तुलना कर सकते हो। पूर्वाग्रह जरूर छोड़े, पूर्वाग्रह व्यक्ति को खा जाता है। साथियों, आप पूर्वाग्रह को छोड़े और नवीन धारणा, अपने विचार और विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग करते हुए पुस्तक का चयन करें। तो ये हमारी थी अधिगम की विशेषताएं। इसके बाद हम यदि बात करें तो अब हम आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के? लर्निंग किन किन से बाधित होता है? बिल्कुल, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एक फैक्टर की व्याख्या करके आपको समझाऊंगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो कारक है लर्निंग को प्रभावित करता है वो आता है परिपक्वता। परिपक्वता समझे? अभी इस बात को मैंने परिपक्वता की पहले भी चर्चा की है। परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बहुत शानदार बनता है यहाँ से आप ध्यान दें। परिपक्वता अधिगम को बाधित करता है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अधिगम करने के लिए बालक का परिपक्व होना जरूरी है। यदि किसी बालक को पहली कक्षा में एडमिशन दिलाना है तो उसका उस आयु के अनुरूप परिपक्व होना जरूरी है, क्योंकि 2 वर्ष 3 वर्ष का बालक कलम नहीं पकड़ सकता, बालक लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। इसलिए अधिगम के लिए परिपक्व होना जरूरी है। नोट डाउन करें इस बात को। क्या कहा मैंने? अधिगम के लिए परिपक्व होना अनिवार्य शर्त है, किंतु याद रखें परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते। परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। परिभाषा विशेषता में हो सकता है कि परिपक्वता
अधिगम के लिए अनिवार्य है, किंतु परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते, ये बात सत्य है। दूसरा बिंदु आता है विषय वस्तु या विषय वस्तु का स्वरूप, यानी जो कंटेंट हम विषय वस्तु का स्वरूप, यानी जो कंटेंट हम बालक को पढ़ा रहे हैं वो विषय वस्तु कैसी है, सरल से कठिन की ओर है या नहीं है, बालक के स्तर के अनुरूप है या नहीं है, वो विषय वस्तु कैसी है ये निर्भर करता है। तो विषय वस्तु सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, बालक के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तो यहाँ पर रोचकता उसमें होनी चाहिए, बहुत सारी विशेषता है। तो विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम को बाधित कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सीखने की इच्छा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक लर्नर जो होता है सीखने वाला, सीखने की इच्छा, सीखने वाले की यदि इच्छा नहीं है तो आप सिखा ही नहीं सकते साथियों। इसलिए तत्पर होना बहुत जरूरी है, सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सीखने की इच्छा भी अधिगम को बाधित कर सकती है। चौथा पॉइंट है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी जो बालक लर्नर है उस बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि पहला सुख निरोगी काया, यदि शरीर स्वस्थ है और मन में कोई टेंशन है तो भी बालक नहीं सीख सकता, और यदि मानसिक रूप से सही है और शारीरिक रूप से रुग्ण है तब भी लर्निंग बाधित होगा। इसलिए बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, यह भी अधिगम को बाधित करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा हमारा पॉइंट है अवधान, रुचि और अभिक्षमता। अवधान, रुचि व अभिक्षमता। बिल्कुल मित्रों, अवधान यानी अटेंशन, अवधान बहुत जरूरी है। कल मैंने लाइव पर फेसबुक पर भी चर्चा की थी। यहाँ पर अवधान यानी एकाग्रता का होना अनिवार्य है, ध्यान लगना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अवधान, रुचि और अभिक्षमता, यदि व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में तो भी अधिगम बाधित होगा, व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है तब भी लर्निंग बाधित होगा। और साथ में अभिक्षमता, अभिक्षमता से तात्पर्य यहाँ पर अभियोग्यता से है। इसको अभियोग्यता भी कहते हैं, इसको दक्षता भी कहते हैं, इसको निपुणता भी कह सकते हैं। यहाँ पर समझिए आप, अभियोग्यता का होना जरूरी है। अर्थात यहाँ पर जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब है उस सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट खेलने की योग्यता है, इसलिए अभियोग्यता का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी लर्निंग को बाधित करता है। वंशानुक्रम से माता पिता के कोई बीमारी है, वहां पर माता पिता से जो बीमारी वो पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित करता है बालक, तो वहां पर भी उसका लर्निंग बाधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वातावरण। बिल्कुल, वाटसन तो यहां तक कहता है कि आप मुझे एक स्वस्थ शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, एक अच्छे से अच्छा चोर, वकील, या आप जैसा चाहते हो मैं वैसा कर सकता हूं। इसलिए वातावरण यदि अच्छा नहीं है, कितना भी अच्छा बच्चा हो, यदि उसको पढ़ने का वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका लर्निंग बाधित होगा। जैसे किसी के पिता शराब पीते हैं और शराब पीकर घर में लड़ाई करते हैं, बालक खूब इंटेलिजेंट है, रोज कलेश रहता है घर में, तो बालक का अधिगम बाधित होगा। इसलिए वातावरण का अच्छा होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्वास्थ्य, उम्र और लिंग। 8वां पॉइंट है स्वास्थ्य, उम्र व लिंग। बिल्कुल साथियों, स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है, मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं उम्र की। एक उम्र की सीमा होती है, व्यक्ति की उम्र जब बढ़ती जाती है तो उसकी सीखने की क्षमता घटती जाती है। अनुभव तो उसके बढ़ते हैं लेकिन मानसिक क्षमता उसकी कम होती जाती है। जैसे नया मोबाइल लाते हैं हम, और नए मोबाइल बहुत फास्ट चलता है, धीरे धीरे उसमें कचरा भरना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और हैंग होने लगता है। ठीक वैसी स्थिति मनुष्य की मस्तिष्क की होती है। तो उम्र भी व्यक्ति के जो लर्निंग को बाधित करती है। और एक होता है लिंग, लिंग भी बाधित करता है। बिल्कुल, बालक और बालिकाओं, याद करना मेरी बात को, नोट डाउन करना, बुद्धि में लिंग भेद के कारण कोई अंतर नहीं होता। यानी बालक और बालिका की बुद्धि लिंग भेद के कारण जो है कम या अधिक नहीं हो सकती, जबकि
लिंग अधिगम को बाधित करता है, क्योंकि यदि बालिका है तो वहां पर दूर दराज हम उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते। एक इंटेलिजेंट बच्ची भी जो है दूर नहीं भेजने के कारण अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाती, इसलिए लिंग ये भी अधिगम को बाधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करें। अभिप्रेरणा, यहां पर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन बिल्कुल राइट है। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है। यहां पर अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे यदि सवाल पूछे कि अधिगम को बाधित करने वाला, प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका अभिप्रेरणा। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है, ये भी महत्वपूर्ण है, 10वां पॉइंट आता है पूर्व अधिगम। बिल्कुल, बच्चे ने पहले क्या सीखा हुआ है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या सीखेगा। यदि बालक का पूर्व ज्ञान अच्छा है तो हम नई बातें सिखाते हैं, वो जल्दी सीख जाता है, तुरंत सीख जाता है। लेकिन यदि किसी बालक का पूर्व ज्ञान कम है तो वह नई बात नहीं सीख पाता, उसे बार बार दिक्कत आती है। इसलिए पूर्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे पहली क्लास में बच्चा जाता है, आप कहोगे सर उसको पूर्व ज्ञान क्या होता है? बिल्कुल होता है। उसने कबूतर देखा है, उसने पेड़ देखा है, उसने मुर्गा देखा है, उसने डॉगी देखा है, आसपास जीव देखे हैं। जब वो जाता है तो हम उससे यही चर्चा करते हैं, बेटा डॉगी, ट्री, तो वो बच्चा समझ जाता है, क्योंकि उसका परिवेशीय वातावरण से उस चीज को उसको पता है, उसका पूर्व ज्ञान है। उसका पूर्व ज्ञान ही उसकी आगे की बात को सीखने में मदद करता है। तो पूर्व अधिगम, याद करना एक बात और, इसमें नवीन जो अधिगम प्रक्रिया है वो शून्य से प्रारंभ नहीं होती बल्कि पूर्व ज्ञान से प्रारंभ होती है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। नवीन अधिगम प्रक्रिया यानी कोई भी बालक नवीन तथ्य को यदि सीखता है, नवीन अधिगम प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती, प्रारंभ नहीं, वरन किससे होगी? पूर्व ज्ञान से प्रारंभ होती है साथियों। बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नवीन अधिगम प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ न होकर पूर्व ज्ञान से प्रारंभ होती है, आप याद रखें इस बात को। तो ये पूर्व अधिगम था। अब हमने यहां पर अधिगम को बाधित करने वाले कारकों की चर्चा की। इसके बाद हम जो है अब हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांतों को जो उस पर चर्चा करेंगे। और अधिगम के सिद्धांतों को, अधिगम के जो सिद्धांत है, अब हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों की। साथियों, अधिगम के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है और अधिगम के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले अधिगम सिद्धांत पढ़ने से पहले अधिगम सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहला व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी। हेडिंग है हमारा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो उनको दो भागों में विभाजित किया। एक कहलाते हैं व्यवहारवादी और दूसरे कहलाते हैं संज्ञानवादी। अब ये व्यवहारवादी कौन थे और संज्ञानवादी कौन कहलाते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, व्यवहारवादी जो है वो जो मनोवैज्ञानिक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को महत्वपूर्ण मानते थे, उद्दीपक प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण मानते थे और पुनर्बलन पर बल देते थे, सभी के सभी व्यवहारवादी कहलाते हैं। तथा जो मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया में तर्क, समझ, चिंतन, स्मरण और सूझ पर बल देते हैं, वो सभी के सभी मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी कहलाते हैं। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो तर्क, समझ, चिंतन, स्मरण और सूझ पर बल दे संज्ञानवादी, तथा जो उद्दीपक और प्रतिक्रिया पर बल दे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स पर बल दे और पुनर्बलन पर बल दे, वो सभी के सभी व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवादी कौन कौन थे और उनके क्या सिद्धांत है। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे और थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स पर बल देते थे। दूसरा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया जो है पावलोव ने।
पावलो, यहां पर भी घंटी स्टिमुलस थी और भोजन स्टिमुलस था। तो यहां पर पावला ये भी क्या थे, व्यवहारवादी थे। तीसरा स्किनर, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और स्किनर महोदय ने जो है पुनर्बलन देता है, क्रिया करता है पहले जीव, कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर भी व्यवहारवादी थे, पावलाव भी व्यवहारवादी थे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम बात करें तो एक आता है हल, क्लार्क हल। हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, इसका नाम ही पुनर्बलन सिद्धांत, सिद्धांत का नाम। तो यहाँ पर क्लार्क हल भी व्यवहारवादी है। एक आते गुथरी, एडविन ली गुथरी, साथियों ये भी जो है समीपता का सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रतिपादित किया और ये भी क्या थे, व्यवहारवादी थे। दूसरी ओर हम बात करें संज्ञानवादी में, तो संज्ञानवादी में सबसे पहला वर्दीमर, कोहलर और कॉफका। ये वर्दीमर, कोहलर, कॉफका जो थे ये जर्मनी के थे, गैस्टाल्टवादी थे और इन्होंने थ्योरी दी। गैस्टाल्ट सिद्धांत भी कहलाता है, जिसका नाम था अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, चिंपैंजी पर प्रयोग की। ये प्रयोग कहां पर हुए, किस द्वीप पर किए गए, हम आपको पूरे विस्तृत व्याख्या सहित बताएंगे सिद्धांत में। अभी हम बात कर रहे हैं संज्ञानवादी की। तीनों ही संज्ञानवादी कहलाते हैं। बांदुरा, अल्बर्ट बांदुरा, ये बांदुरा जो थे, बांदुरा ये जो है अमेरिका कनाडा के थे और बांदुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। बताते थे कि बालक देखकर सीखता है, अनुकरण से सीखता है। जब देखकर सीखेगा तो माइंड का उपयोग होगा, संज्ञान का उपयोग होगा, इसीलिए ये भी संज्ञानवादी कहलाते हैं। अगले आते हैं पियाजे, बहुत फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीन पियाजे का सवाल नहीं पूछता हो। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे ने संज्ञान विकास के आधार पर उसने 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाओं कौन कौन सी है, ये मेरा वीडियो आपको अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। जीन पियाजे बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत लंबा मैंने एक्सप्लेन किया उसको, उससे शायद ही सवाल बाहर जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ब्रूनर, इसी के साथी थे ब्रूनर ने भी संज्ञान विकास पर बल दिया। इसके बाद कर्ट लेविन जो थे, ये इन्होंने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया। कर्ट लेविन ये भी क्या थे, संज्ञानवादी कहलाते हैं। और साथियों एक आते टोलमैन ने चिन्ह या संकेत अधिगम दिया, जिसे हम अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं। और ये टोलमैन भी क्या थे, संज्ञानवादी। हम इन प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ेंगे, साथ में ब्रूनर, वाइगोत्स्की और जो है अन्य कोई इंपॉर्टेंट जैसे सिद्धांत होगा तो उसको भी मैं आपको अपलोड करूंगा, जो रीड से संबंधित हो या जो नहीं भी है तो कई बार उससे सवाल आ जाता है। तो ये प्रमुख रूप से हम इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर व्यवहारवादी और संज्ञानवादी अधिगम के सिद्धांतों को साथियों 2 भागों में विभाजित किया, और जो 2 भाग थे यहाँ पर हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब साथियों हम सिद्धांत पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं तीनों सिद्धांतों को एक साथ आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दें। लेकिन सिद्धांत समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेरक क्या है, उद्दीपक क्या है, प्रेरक ये मोटिव या अभिप्रेरक क्या है, उद्दीपक क्या है, प्रतिक्रिया अनुक्रिया किसे कहते हैं, ये सभी चालक कौन सा होता है, इन सभी बातों का यदि हमको पता होगा तो ये सिद्धांत बहुत बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। तो मैं आपको आज ऐसा कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं जो शायद ही आपके समझ में आया हो। अब तक आप खूब पढ़ते हो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसके नाम बदल कर आ जाते हैं और आप इनको कर नहीं पाते। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सिद्धांत बनता कैसे है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप इस वर्ड को समझेंगे हम प्रेरक। इस प्रेरक को हम मोटिव कहते हैं, मोटिव, और साथियों इसी को हम अभिप्रेरक भी कहते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं अभिप्रेरक। अभिप्रेरक और प्रेरक एक ही बात है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा एक आता है उद्दीपक। समझना इसको, STIMULUS।
यहां पर स्टिमुलस जो है उद्दीपक, ये उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक, और दूसरा होता है साथियों अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। अब हम बात करते हैं क्रिया की। यहां पर क्रिया किसी भाषा से संबंधित नहीं है, आप ध्यान दें। क्रिया तीन प्रकार की होती है, साइकोलॉजी में समझा रहा हूं आपको। ये सिद्धांत बना कैसे, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना, आपको ये कंटेंट शायद ही आपको इस तरीके से मिले। क्रिया तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली साथियों कहलाती है प्रतिक्रिया। क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया। और इस प्रतिक्रिया के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है रेस्पॉन्स, जिसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। दूसरी क्रिया आती है अनुक्रिया, अनुक्रिया। और जो अनुक्रिया है, इस अनुक्रिया के लिए भी एक वर्ड आता है इंग्लिश में रेस्पॉन्स। दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, रेस्पॉन्स। इसीलिए कई जगह प्रतिक्रिया मिलता है, कई जगह अनुक्रिया मिलता है, लेकिन अंग्रेजी जो वर्जन है वो रेस्पॉन्स है। तीसरी जो क्रिया है वो कहलाती है क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत क्रिया। जो क्रिया प्रसूत क्रिया है उसे हम ऑपरेंट रेस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑपरेंट रेस्पॉन्स। बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखें आप इधर एक बार। सबसे पहला हम प्रेरक की बात करते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु या जीव जो हमारी क्रिया को प्रभावित कर दे, अर्थात हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, साथियों क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। यहां पर आप इस बात को समझ लें कि प्रेरक एक नहीं अनेक हो सकते हैं। प्रेरक या अभिप्रेरक बहुत बड़ा है। प्रेरक के अंतर्गत बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं जो आपको प्रेरित करे। तो यहां पर प्रेरक से तात्पर्य ऐसी कोई वस्तु हो या ऐसा कोई जीव हो जो आपकी क्रिया को प्रभावित कर दे, सभी के सभी साथियों प्रेरक कहलाते हैं। अभी मैं आपको और प्रेरक को विस्तार समझाऊंगा, पहले आप इसको देखें। दूसरा है स्टिमुलस, उद्दीपक। उद्दीपक किसे कहते हैं? उद्दीपक किसे कहेंगे कि इन प्रेरकों में से एक ऐसा प्रेरक, ये जो प्रेरक बहुत सारे हैं, उन प्रेरकों में से एक ऐसा प्रेरक जो विशेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, वो उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपक। वापस सुने, बहुत सारे प्रेरकों में से एक ऐसा प्रेरक जो विशेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, उद्दीपक बन जाता है, उद्दीपक कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। प्रेरक में सबसे पहले क्या होता है? जैसे आप पहली बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए या बाजार में गए, आपका ध्यान विभिन्न वस्तुओं पर जाता है। जिन जिन वस्तुओं पर आपका ध्यान जाएगा, साथियों सभी के सभी आपके लिए प्रेरक का कार्य करेंगे, वो आपके मोटिव कहलाते हैं। और जो उद्दीपक होता है, वो उद्दीपक उन बहुत सारे, जो हम मॉल या कहीं पर गए, जो बहुत सारी चीजों पर हमारा ध्यान गया, उनमें से एक ऐसी चीज, बहुत सारे कपड़े देखे, वो सब मोटिव थे, लेकिन एक कपड़ा पसंद आना, विशेष रूप से एक अच्छा लगना, वो आपके लिए स्टिमुलस हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा। साथियों भर्तियां तो बहुत आती है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक फिक्स होता है, जिस पर विशेष मन करता है तैयारी करने का, वो आपका स्टिमुलस है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रेरकों में से एक ऐसा प्रेरक जो विशेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, उद्दीपक कहलाएगा। उद्दीपक दो प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अब समझना मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक किसे कहेंगे? ध्यान से समझना इस बात को। जो जीव जिस चीज को खाता है वह उसके लिए स्वाभाविक होगा, और जो जीव जिस चीज को नहीं खाता वह उसके लिए अस्वाभाविक होगा। पुनः समझे, जो जीव जिस चीज को खाता है वह उसके लिए स्वाभाविक होगा, और जो नहीं खाता है वह उसके लिए अस्वाभाविक होता है। आप इसको ऐसे समझे कि
जैसे मान लो मेरे हाथ में प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक ये है। पहले मैं पहली प्लेट आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्लेट में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इमरती, जलेबी सब कुछ है, बहुत सारी मिठाइयां हैं। मैंने आपसे कहा एक मिठाई आपको चूज करनी, एक मिठाई मिलेगी, आप एक मिठाई ले लो कोई सी भी, तो जो आपका ध्यान सभी मिठाइयों पर जाएगा और जो आपकी इच्छित मिठाई होगी वो आप उठा लोगे, क्योंकि सारी मिठाइयां आपके लिए मोटिव का कार्य करती है। लेकिन एक मिठाई जो आपको बहुत अच्छी लगती है उसका चुनाव करना ही साथियों स्टिमुलस कहलाता है। लेकिन वो स्टिमुलस कैसा होगा? स्वाभाविक, क्योंकि जो जीव जिस चीज को खाता है वह उसके लिए स्वाभाविक होता है। दूसरी बात कि दूसरी प्लेट है, इस प्लेट में कबाब, सबाब, अंडे, मीट, मांस, कई प्रकार के जो है मांसाहारी पदार्थ है, और आपसे कहा जाए कि आप इसमें से अंडे वगैरह भी ले लीजिए। तो अब कोई ज्यादातर तो खाएंगे नहीं, और कोई खाता है तो कोई मीट खाएगा या एक आध ऐसा होगा कि अंडे खाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति अंडे उठा लेता है, अंडे खाता है, तो वह अंडा उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ भी नहीं खाता इसमें से, तो वो सभी के सभी उसके लिए क्या होंगे? अस्वाभाविक होंगे। तो वो अस्वाभाविक होंगे। दूसरी बात, समान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होते हैं और असमान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए जो है अस्वाभाविक होते हैं। समझना बहुत महत्वपूर्ण है ये समान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होते हैं और असमान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए अस्वाभाविक होते हैं। साथियों, सवाल आता है कि राजू आंगन में खेल रहा है, अचानक बिजली कड़की, राजू रोने लगा, फिर बिजली कड़की, राजू फिर रोने लगा, फिर बिजली कड़की, राजू फिर रोने लगा, और फिर बिजली कड़की, राजू खिलखिलाकर हंसने लगा। बताओ ऐसा किस सिद्धांत के अनुसार हुआ? तो आप ऐसे बड़े बड़े सवालों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको कंटेंट नहीं पता। साथियों, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझे। जिस जीव की प्रकृति एक दूसरे के लिए समान हो वह एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होगा, और जिसकी प्रकृति असमान हो वो एक दूसरे के लिए अस्वाभाविक होते हैं। तो यहां पर बिजली का कड़कना, बिजली अस्वाभाविक स्टिमुलस है, क्योंकि जीव की प्रकृति एक सजीव है, मनुष्य का बालक है, तो वह और उसकी प्रकृति बिजली से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए बिजली अस्वाभाविक स्टिमुलस है। अस्वाभाविक उद्दीपक से बार बार डरना और फिर उससे जुड़ जाना अनुकूलन कहलाता है। इसलिए राइट आंसर होगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। समझाएंगे हम सिद्धांत में आपको। अब आप इस बात को समझे, स्वाभाविक और अस्वाभाविक हमने समझ लिया। जैसे और आपको समझाता हूं, बच्चे के पास मनुष्य का बच्चा ले जाओ, छोड़ दो, बच्चे आपस में बहुत प्यार से खेलते हैं और बशर्ते के और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी बालक के पास ऊंट या भैंस या किसी अन्य जीव को या कुत्ते बिल्ली को ले जाया जाता है जिसे उसे पहले अनुकूलन उसका नहीं था उससे, तो वह बालक उस जीव से डरता है। यानी कि उस जीव की प्रकृति और बालक की प्रकृति असमान है, इसीलिए यह अस्वाभाविक होगा उसके लिए। तो यहां पर बच्चे के लिए अस्वाभाविक है। यहां पर जो बालक के पास बालक छोड़ा तो उसके लिए समान प्रकृति का जीव है, स्वाभाविक होगा। और यदि किसी अन्य जीव को छोड़ा जाता है तो बालक डरता है, इसका मतलब वह जीव उस जीव की प्रकृति से भिन्न है। तो यहां पर ये तो था स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अब बात समझ गए होंगे। अभी बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे हम आपको, पहले बने रहे मेरे साथ। यहां पर प्रतिक्रिया, साथियों प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई जीव किसी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति रेस्पॉन्स करता है तो उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। आपको 3 सिद्धांत समझाऊंगा। सबसे पहला जो सिद्धांत है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, बना कैसे ये बताएंगे आपको। यहां पर बिल्ली बंद है, बिल्ली जी बंद है यहां पर, क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वाभिमान होता है, सम्मान से बोलना चाहिए। और बाहर मछली का टुकड़ा रखा है। क्या रखा है साथियों? मछली का टुकड़ा। अब ये मछली का जो टुकड़ा है, ये बताओ बिल्ली के लिए स्वाभाविक होगा कि अस्वाभाविक होगा? ये स्टिमुलस है साथियों,
और ये मछली का जो टुकड़ा है इस बिल्ली के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि बिल्ली क्या खाती है साथियों, मांस खाती है। बिल्ली इसमें बंद है, बिल्ली को भूखा रखा, मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए स्वाभाविक स्टिमुलस है। तो बिल्ली इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करती है साथियों, वो बताओ प्रतिक्रिया कहलाएगी कि अनुक्रिया कहलाएगी? है तो रेस्पॉन्स, लेकिन जो जीव जिसको खाता है उसके प्रति रेस्पॉन्स करेगा। यहां पर जब कोई क्रिया अर्थात बिल्ली की क्रिया, जब कोई क्रिया किसी स्वाभाविक स्टिमुलस के प्रति हो अर्थात मछली के टुकड़े के प्रति हो रही है बिल्ली की क्रिया, साथियों ऐसी क्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। वापस सुने, जब कोई क्रिया किसी स्वाभाविक उद्दीपक से प्रभावित होकर होती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, किंतु जब कोई क्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से प्रभावित होकर होती है उसे अनुक्रिया कहा जाता है। इसको भी समझते हैं। यहां पर कुत्ता जी बंद है, बिल्कुल कुत्ता जी इसमें बंद है। यहां पर एक घंटी रखी हुई है, पावलाव जी चेयर डाल करके बैठे हुए हैं और ये पावलाव बैठे हैं। घंटी की रस्सी पावलाव के हाथ में है, कुत्ता बंद है, भोजन है। यहाँ पर एक थाल है, उस थाल में क्या रखा है, भोजन है। अब कुत्ता अंदर बंद है, एक रस्सी से बंधा हुआ है और वो थाल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन भोजन की सुगंध कुत्ते को के पास पहुंच रही है। जब भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो साथियों पहले घंटी बजाई जाती है। पूछा गया हुआ सवाल है कि पहले भोजन प्रस्तुत किया कि पहले घंटी बजाई। वैसे पुराने सवाल हो गए, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन नए सवाल भी बताएंगे। यहाँ पर पहले घंटी बजाई और तुरंत बाद भोजन दिया। साथियों यहाँ पर घंटी भी स्टिमुलस है और भोजन भी स्टिमुलस है, इस बार दो है, लेकिन स्टिमुलस घंटी जो है वो अस्वाभाविक है। यहाँ पर जब तक कुत्ते के भोजन से लार आएगी, ध्यान देना इस बात पर, जब तक भोजन से कुत्ते के लार का आना स्वाभाविक रेस्पॉन्स होगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि जब कोई जीव स्वाभाविक उद्दीपक से कोई रेस्पॉन्स करता है तो वो प्रतिक्रिया कहलाती है, लेकिन जब कोई जीव स्वाभाविक उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी से भी रेस्पॉन्स करने लगे अर्थात लार टपकाने लगे, साथियों उसे अनुक्रिया कहा जाता है और घंटी से जुड़ने को अनुकूलन कहते हैं। इसलिए सिद्धांत बना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम ध्यान दे, क्या बना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मैं पूरे समझाऊंगा अभी आपको। पहले इधर देखें, बिल्ली भूखी थी, बिल्ली मछली के टुकड़े को प्राप्त करने की कोशिश करने लगी। यहां पर बिल्ली ने प्रयास किया और ये जो रेस्पॉन्स है बिल्ली का प्रतिक्रिया कहलाएगा। तो प्रयास किया बिल्ली ने और बहुत सारी गलतियां की, एक बार में पिंजरा नहीं खुला, अचानक पैर बटन पर पड़ा, दरवाजा ओपन हुआ, मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया। बार बार ये प्रयास किया, बिल्ली को भूखा रखा, क्योंकि थॉर्नडाइक कहते हैं तत्पर करना अनिवार्य होता है। तो यहां पर प्रयास किया किंतु बिल्ली से बहुत गलती हुई, इसलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, समझ जाना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। साथियों घंटी से बिल्ली ने मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया, थॉर्नडाइक ने उठाकर फिर बंद किया, फिर भूखा रखा, ये क्रिया बार बार चलती रही। धीरे धीरे बिल्ली ने समझने लगी और गलत अनुक्रिया ये एरिया इसको छोड़ती गई, सही अनुक्रिया के चयन की ओर बढ़ती गई और बिल्ली ने लास्ट में जो खटका था उस खटके से संबंध स्थापित कर लिया और सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। तो चयन करने को कहते हैं चयन और खटके से संबंध स्थापित करने को कहते हैं संबंधन। संबंधन, यहां पर संबंधन का सिद्धांत, यानी बिल्ली ने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया और खटके से संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए सिद्धांत बना चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। साथियों सिद्धांत बना कैसे, बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। 1913 में थॉर्नडाइक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके बहुत सारे नाम है, सभी मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। सबसे पहला प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत,
ट्रायल एंड एरर थ्योरी, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। अब साथियों बिल्ली ने गलत अनुक्रिया को त्याग कर दिया, सही अनुक्रिया का चयन कर लिया और खटके से संबंध स्थापित कर लिया। संबंध स्वाभाविक से जुड़ने को संबंधन कहते हैं, इसीलिए साथियों ध्यान रखना, संबंधन के जनक कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक कहलाते हैं साथियों। बिल्कुल, संबंधन के जनक थॉर्नडाइक। और अस्वाभाविक से जुड़ने को अनुबंधन कहते हैं। अस्वाभाविक से जुड़ने को क्या कहेंगे? अस्वाभाविक से जुड़ने को अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन के जनक साथियों कौन कहलाते हैं? पावलोव। पावलोव ने प्रयोग किया अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत कुत्ते पर। तो अनुबंधन के जनक पावलोव और संबंधन के जनक थॉर्नडाइक। अनुबंधन भी दो प्रकार का, एक एस टाइप और एक आर टाइप। और आपसे पूछा जाए कि एस टाइप अनुबंधन के जनक कौन है, तो एस टाइप स्टिमुलस से अनुबंध स्थापित करना है, घंटी से अनुबंध जोड़ देना, यहाँ पर पावलोव आएगा। और आर टाइप अनुबंधन में स्किनर आता है, वो भी समझाएंगे। अभी हम पढ़ रहे थे बिल्ली का। बिल्ली ने खटके से संबंध स्थापित कर लिया। यहां पर संबंध स्थापित करना यानी संबंध जोड़ना, इसलिए इसको कहते हैं संबंधन का सिद्धांत। संबंधन का सिद्धांत साथियों, संबंधन का सिद्धांत। अब बिल्ली ने जो है संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए एक वर्ड आता है यहां पर संबंधवाद। तो आपसे इसका एक नाम और मिलता है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। मित्रों, बिल्ली ने खटके से संबंध स्थापित कर लिया और इसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? थॉर्नडाइक ने। अब यहां पर बिल्ली ने खटके का संचालन करना सीख लिया, इसीलिए यहां पर बिल्ली सीख चुकी थी और यहां पर सीखना बिल्ली सीख गई। और सीखी कैसे? बार बार प्रयास से। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत, संबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधन का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसी प्रकार इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। मेरा एक अलग से वीडियो है एक एक सिद्धांत का। अभी मैं आपको बना कैसे ये बता रहा हूं। मेरे एक एक वीडियो है, आप डाले प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक बाय डॉक्टर अनिल यादव, आपको पूरा निकल करके आएगा। बेहतरीन तरीके से पूरे सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। दूसरा सिद्धांत हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बना कैसे। साथियों, यहां पर घंटी से जुड़ गया कुत्ता, जुड़ने को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलित, और जो रेस्पॉन्स होगा अस्वाभाविक से हुआ। घंटी से जब लहर आ गई कुत्ते के, तो यहां पर अनुक्रिया कहलाएगी। वो रेस्पॉन्स इंग्लिश में आता है, लेकिन अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बना। बिल्कुल साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे शास्त्रीय, क्लासिकल शास्त्रीय में होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एक नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एक नाम आता है इसका अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित मन बांध दिया है जिसको शर्तों में, नियमों में, अनुबंधित, और रेस्पॉन्स को अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों, ये नाम बहुत आता है संबद्ध। ध्यान रखना, संबंधन आए, संबंधन तो आएगा थॉर्नडाइक आंसर। संबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक, लेकिन संबद्ध प्रतिक्रिया दे चाहे अनुक्रिया दे, आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको आप प्रतिक्रिया दे चाहे अनुक्रिया दे, अगर वर्ड संबद्ध है तो संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत कौन सा बनेगा? पावलोव वाला। तो संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन का सिद्धांत भी यही कहलाता है। बिल्कुल। और एक इसमें आता है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। इस बात को समझे आप। एक नाम आता है इसका प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये जो प्रतिवादी अनुबंधन है, इसको रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स कहते हैं। आप इस बात को समझे, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स,
रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रतिवादी अनुबंधन, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, यहां पर प्रतिवादी जो अनुबंधन होता है, इसका तात्पर्य है प्रतिवादी का कि प्रतिवादी जो क्रिया होती है, क्योंकि स्किनर महोदय ने भी दो प्रकार की क्रिया बताई, एक प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरी क्रिया प्रसूत क्रिया। तो प्रतिवादी जो क्रिया होती है ये स्पष्ट उद्दीपक के प्रति होती है। पहली बात, स्पष्ट उद्दीपक के प्रति होगी, हमेशा उद्दीपक स्पष्ट होगा। दूसरी बात, प्रतिवादी अनुबंधन की जो अनुक्रिया होती है, जो रेस्पॉन्स होगा, वो उसका स्वरूप जो होगा वो अनैच्छिक होता है। कैसा होगा उसका स्वरूप? अनैच्छिक। इस बात को विशेष ध्यान रखें। प्रतिवादी अनुक्रिया, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स का जो स्वरूप होगा अनैच्छिक होगा। इसको मैं आप समझाता हूं कैसे। यहां पर जो कुत्ता है वो घंटी से जुड़ गया, यहां पर उद्दीपक इसके लिए घंटी और भोजन दोनों स्पष्ट थे, यहां पर उद्दीपक स्पष्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिया अनैच्छिक, अर्थात कुत्ता घंटी से लार नहीं टपकाना चाहता था, भोजन से लार आती, लेकिन जबरदस्ती से जोड़ दिया गया, तो ये क्रिया अनैच्छिक हो गई। इसलिए इसकी क्रिया कैसी होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। तो यहां पर हम बात करें अब कि स्पष्ट जो उद्दीपक होगा इसके प्रति होगी, यह अनुबंधन कहलाएगा प्रतिवादी अनुबंधन। तो साथियों, जो कुत्ते ने घंटी से लार टपकाई, अस्वाभाविक स्टिमुलस से रेस्पॉन्स हुआ, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो पावलोव थे ये रूस के थे, ये शास्त्री थे, शरीर शास्त्री थे, कुत्ते की पैट्रोटिड लार ग्रंथि का अध्ययन किया। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बना, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। और प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन, सभी इसी के नाम है। तीसरा जो सिद्धांत आता है यह है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, साथियों, क्रिया से अनुबंधन स्थापित कर देना, क्रिया से क्या कर देना? अनुबंध जोड़ देना। यानी कि पहले क्रिया होगी, आप समझे इस बात को। स्किनर महोदय बताते क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सहज क्रिया जो मैंने अभी समझाई, जिसे प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं, प्रति उत्तर व्यवहार भी कहते हैं। इसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, न चाहते हुए भी होगा और स्पष्ट उद्दीपक के प्रति होता है, इसलिए क्रिया यहां पर कैसी होगी? सहज क्रिया कहलाएगी, प्रतिवादी क्रिया कहलाती है। दूसरी जो क्रिया होगी वो क्रिया प्रसूत होगी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कैसे? जब कोई क्रिया पहले से चल रही हो, उस क्रिया के बीच में हम पुनर्बलन दें और उस पुनर्बलन के प्रभाव से यदि क्रिया दोबारा हो जाए, उसे क्रिया प्रसूत क्रिया कहते हैं। साथ ही एक उदाहरण से, बेहतरीन उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लो एक औरत है और उस औरत का बच्चा 4-5 वर्ष का है और वो खेलने के लिए पड़ोस में चला जाता है। अब उसकी मम्मी काम में व्यस्त थी, सासू माँ का ऊपर से दबाव था। सासू माँ ने कहा कि तुम काम कर लेना, 2 बजे कहीं चलना है। वो अपने काम में व्यस्त थी, बच्चा खेलते खेलते पड़ोस में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी को ध्यान आता है बच्चा कहाँ पर है, इधर उधर कमरे में देखती है, आवाज लगाती है, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आता। मम्मी घबरा जाती है, प्लॉट में जाती है, वहां पर भी नजर नहीं आता और फिर वापस आकर के और वो जो है पड़ोस में जाती है, क्योंकि बाद में पड़ोसी याद आते हैं। वहां जाकर देखा तो ये बुआ आई हुई थी, जो रिश्ते में बुआ लगती थी, उसकी गोद में बैठ करके आराम से बिस्कुट और चॉकलेट खा रहा है, आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं है। मम्मी को गुस्सा आया, बोलो तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। उसको पकड़ करके ले जाने लगी तो बुआ बोली इसको पीट नमक, कोई बात नहीं, बच्चा है। जाते जाते उस बच्चों को हाथ, ले बेटा ये 2 चॉकलेट और बिस्कुट और ले जा, घर पे खा लेना। अब बच्चा चॉकलेट लेकर जा रहा है, मम्मी ने हाथ पकड़ रखा है, जा तो रहा है मम्मी के साथ, लेकिन देख रहा है पीछे, क्योंकि बच्चे को पुनर्बलन मिला। साथियों, पहले जब बालक गया था तो वहां पर निरुद्देश्य से गया था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। पहले क्रिया चल रही थी, उस क्रिया के बीच में पुनर्बलन जबरदस्त मिला। अब वो बालक यदि मौका देकर दोबारा उस घर में जाता है तो समझ जाना यह क्रिया क्रिया प्रसूत क्रिया कहलाएगी। इसी के एक उदाहरण से और समझाता हूं। जैसे क्रिया प्रसूत क्रिया में क्या होगा कि क्रिया दोबारा हो जाएगी, दोबारा। यहां पर क्रिया का स्वरूप कैसा होगा? स्वैच्छिक होता है, अनैच्छिक नहीं होता, अपनी इच्छा से होता है। जैसे टहलना है, घूमना है, ये सब क्रिया व्यक्ति जब करता है तो अपनी इच्छा से घूमने जाता है।
तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो अनुबंधन की जो प्रकृति होगी, उसकी प्रकृति साथियों कैसी होगी, वो सॉरी स्वैच्छिक होगी। और जो है अनुक्रिया की प्रकृति कैसी होगी, अनुक्रिया की प्रकृति कैसी होगी, स्वैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि ये जो सिद्धांत था, तो ये हमने सिद्धांत पढ़ा और भी बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने एक एक सिद्धांत के। तो यहां पर आप समझे इस बात को कि ये जो मैंने आज सिद्धांत समझाया है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सिद्धांत मैंने आपको एक साथ समझाए। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप और भी मेरे सिद्धांत जो हैं लर्निंग के, बाल विकास के बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का अपने अनुभव साझा किए हैं, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करना नहीं भूलें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।